हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो ह्यूमन आइज का वर्क आप सभी जानते हैं। इसी से आप डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा कलर है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, व्हाइट है। ये हम इसी से महसूस करते हैं और देखते हैं, समझे ना। जिस तरह से नोज का क्या क्या है, नाक का काम क्या है कि कैसा सुगंध है या दुर्गंध है, ठीक है ना। कान का काम क्या है कि कान से हम लोग क्या महसूस करते हैं कि किधर से साउंड आ रहा है और कितनी इंटेंसिटी से, मतलब वॉल्यूम कम है कि ज्यादा है, हम इससे महसूस करते हैं। उसी तरह आइज का वर्क क्या है, तो ये कौन सा कलर है, ठीक ना। तो इसी से हम लोग हर चीज देख पाते हैं, ये संसार में क्या है, क्या खूबसूरत चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें हमको ह्यूमन आइज से पहले हमें लाइट देखना पड़ेगा। तो लाइट आप जानते हैं, ठीक है ना। तो लाइट में क्या हम लोग यूज करते थे, तो एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, लेंस यूज करते हैं हम लोग, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सभी चीजें। उसी तरह हमारा ये आइज का है, समझे ना। जैसे आप लेंस, यहाँ लेंस है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो इसके आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ फॉल होगा ना, कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, हमारे आइज के लिए भी ऐसा ही है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये सब हमें चीजें देखना है। तो अच्छा, तो यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट पास कर जाए किसी अदर मीडियम में। जैसे हमने एक टर्च लाइट जलाया और यहाँ पे डाउन साइड में वाटर है, अप साइड में एयर है, तो ये टर्च लाइट क्या होगा, एयर से आएगा, इसको क्रॉस करेगा तो वाटर में जाएगा, तो दूसरे मीडियम में चला गया ना। क्या है ये, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन मीन्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर इंसिडेंट लाइट पास हो और फिर इधर ही रिटर्न हो जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, बाउंस बैक हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चला जाए उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना है। तो वी स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मींस वन मीडियम टू अनदर मीडियम बाय लेंस। तो ये लेंस के कारण ही वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है ना, नहीं तो मिरर के कारण क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है, फिर वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। मिरर के कारण, लेंस के कारण क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज। आप लोग ये भी स्टडी कर लिए हैं कि हम लोग ये भी स्टडी कर लिया है कि इस लेंस से इसका कितना फोकल लेंथ है, तो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, कैसा नेचर होगा उसका। ओके, वो वर्चुअल होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, ओके, तो इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, ओके। हाउ मेनी दीज आइडियाज हेल्प इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन। ये बहुत सारे हम लोग इसके हेल्प से यहाँ पे ह्यूमन आइज में मालूम चलेगा आपको। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे हम लोग लेंस यूज करते हैं। देखते हैं ना, किसी को चश्मे का साइज बदलता है तो -1, -2, +1, +2, तो ये क्या है, वो लेंस यूज करते हैं लोग उस तरह का, ठीक है ना। द ह्यूमन आइज यूज लाइट एंड इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यूजेस लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हमारे ह्यूमन आइज से हम क्या करते हैं, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। एज अ लेंस स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस ह्यूमन आइज, ओके। तो जैसे लेंस का है उसी तरह हमारा क्या है, ह्यूमन आइज का है, ओके। हाउ डू द लेंस यूज द करेक्ट डिफेक्ट ऑफ द विजन, ठीक है ना। जैसे हमें कोई नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देगा, दूर की चीजें दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए हमको करेक्शन के लिए हमको ये सब यूज करना है, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बोथ लेंस। Let us consider the question in this chapter. Okay, we have learned the previous chapter about light and some its properties, कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। दिस चैप्टर वी शैल यूज दिस आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन द नेचर। वी शैल आल्सो डिस्कस द रेनबो फॉर्मेशन, हम लोग स्टडी कर चुके हैं ये रेनबो फॉर्मेशन का, ये 7 कलर जो होता है, ओके। जब हम व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, समझे,
अच्छा नेक्स्ट है, अब आइए ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज का काम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, द ह्यूमन आइज। पहले आप देखिए यहाँ पे हमारा प्यूपिल क्या है, ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आप स्टडी कीजिए इसको। प्यूपिल क्या है, जो हमारा ये सेंटर पॉइंट होता है ना, ब्लैक होल टाइप होल होता है, वही क्या है, प्यूपिल है, सेंटर पॉइंट ब्लैक जो आपको दिखता है, ठीक है ना। अच्छा, आइरिश क्या है, जो ब्लैक जो सेंटर होता है ना, उसके आसपास जो ब्लू टाइप का होता है ना, वही क्या है, आइरिश है। ये व्हाइट तो आपको दिखता होगा, व्हाइट, व्हाइट के बाद क्या होता है, आइरिश होता है। आइरिश के बाद एकदम आपको एक सेंटर में दिखता होगा एकदम डॉट टाइप का, होल टाइप ब्लैक है, वो क्या है, वो हमारा प्यूपिल है। तो सेंटर जो ब्लैक दिखता है ना, सेंटर एकदम बिल्कुल बहुत पतला छोटा सा होता है होल, तो वो क्या है, वो प्यूपिल है। और सेंटर के बाद जो आपको दिखता होगा ब्लू कलर ये सब चीजें, तो वो आयरिश है, ठीक है ना, ये समझ रहा है ना। अच्छा, और कोर्निया क्या होता है, कोर्निया, कोर्निया जो आप जिस चीज को टच कर रहे हो ना, वो कोर्निया है। जिस चीजों को आप टच करते हो वो कोर्निया है, समझे ना, समझ रहे हैं, जिस चीज को आप टच करोगे वो कोर्निया है, ये ध्यान रखना है बहुत चीजें। ये aqueous ह्यूमर, ह्यूमर क्या होता है, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, ओके। तो ये हमारा कोर्निया और सबके बीच में जो रहता है परत है, कोर्निया क्या है, परत है ना, बाहरी परत है, स्क्रीन जो है बाहरी परत है, जो उसके अंदर में क्या भरा रहता है, ये एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, ठीक ना। अच्छा, यही जहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद जहां पे ये मीट करेगा वो रेटिना है, तो रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये सब ध्यान रखना है, समझे। तो फिर से इसको वीडियो को पॉज करके फिर से इसको बैक करके इसको देखिए। प्यूपिल क्या है, तो प्यूपिल हमारा सेंटर जो है होल होता है, ब्लैक कलर होल, वही है। आइरिश क्या है, जो आपको दिखाई देता है ना, ये थोड़ा पतला सा ये दिखाई देता होगा, वही है, व्हाइट कलर के बाद जो होता है, ठीक ना अंदर, ओके। और कोर्निया क्या है, जो आप टच कर रहे हो, कोर्निया टच करते हो, ये सब करना नहीं चाहिए, सब टच नहीं करना चाहिए, बहुत सेंसिटिव थिंग है, ओके। एक ह्यूमर क्या है, ये लिक्विड भरा रहता है, ये बस यही चीजें हमको देखना है यहाँ पे। द ह्यूमन आई इन वन द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस। हम जानते हैं कि ह्यूमन आईज ये क्या है, ये बहुत सेंसिटिव चीज है, ठीक है, ऑर्गन है। This it enable us to see the wonderful world and colors around us. Okay, हम चीजें कुछ आसपास की चीजों को हम देख पाते हैं, कौन सा कलर है हमको इसी से डिसाइड होता है, ठीक। इसका वेवलेंथ है, हम लोग देखे हैं वेवलेंथ भी होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर हमारा आइज का कैपेसिटी होता है। तो इसीलिए हम कलर वायलेट, ब्लू, येलो, ग्रीन ये सब जो डिसाइड करते हैं वायलेट टू रेड कलर, ओके। क्लोजिंग द आईज है, क्लोजिंग द आईज, तो हम आईज को क्लोज करेंगे तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट सम एक्सटेंड बाय द देयर स्मेल, ओके। हाँ, हमारा नाक का भी काम क्या है कि स्मेल कैसा आ रहा है, सुगंध है कि दुर्गंध है कि नहीं, टेस्ट है। साउंड का, साउंड हमारा क्या है, ये हमारा ईयर का काम है साउंड कैसे करना, कि कितना ज्यादा वॉल्यूम से आ रहा है साउंड, किधर डायरेक्शन से आ रहा है, however impossible to identify, okay. Colors while closing the eyes, thus all the sense organ, the human eyes is the most significant one. It, हाँ बिल्कुल, हम चीजों को देख पाते हैं किसी चीज को, तो आइज का ही तो काम है उसमें, ठीक है, नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे क्या चीज ब्यूटीफुल, हम चीजों को कलरफुल वर्ल्ड ये पूरा देखते हैं, तभी तो बताते हैं कि ये सुंदरता है, ये नेचर है, यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, तो ह्यूमन लाइज, कैमरा ये गलत है, ठीक है ना, कैमरा ह्यूमन आइज की तरह है, ठीक है ना, बाद में कैमरा आया है, ह्यूमन आइज बाद में नहीं आया है। तो कैमरा हमने बनाया है ह्यूमन आइज को देखकर, ये होना चाहिए, ओके। ह्यूमन इज आइज इज लाइक अ कैमरा, इट इज इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज। तो हम क्या जानते हैं, कैमरा में भी हम लोग क्या लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, आप देखिएगा ना लेंस लगता है, वही इमेज फॉर्मेशन वही जाके आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर जाएगा स्क्रीन पे, तो उसी का इमेज फॉर्मेशन होता है। इसी तरह ह्यूमन आइज में भी है अपना स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, वहां पे इसमें हमारा ह्यूमन आइज के लिए जहां पे मीट करेगा
आफ्टर मीटिंग, और जहां मान लेते हैं कि यहाँ से आया और ये इंसिडेंट आ रहा है और यहाँ पे जाके मीट कर गया, अब ये इमेज फॉर्मेशन बन गया, रेटिना पर फॉलो हो गया, समझे ना। लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, ओके, हाँ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, देखिए कॉर्निया हमारा जो हम चीजों को टच कर रहे हैं ना, जो हमारा बल्जी टाइप का दिखता है वही कॉर्निया है, जो आप आउटर जो हमको दिख रहा है लेयर, ठीक ना। तो हमारा कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट बल्जी इन फ्रंट ऑफ द सरफेस है, ठीक ना, आई बॉल। इसको टच नहीं करना है, टच करके देखने का नहीं है, सब चीजें खराब हो जाएगा। शो इन फिगर, आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, ओके, तो हम जानते हैं स्फेरिकल टाइप का थोड़ा दिखता है ये चीजें। तो डायमीटर कितना होता है, वो हमारा जो कॉर्निया ये जो लेयर लगा हुआ है उसका डायमीटर, ये जो हमारा स्फेरिकल टाइप में दिख रहा है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आइज एंटरिंग द आई द सरफेस द कॉर्निया, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा लाइट किसके थ्रू पास होगा, तो कॉर्निया से पास होता है, समझे ना। क्रिस्टलिन प्रोवाइड द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड, ओके। तो ये हमारा आप जानते हैं ना, ये कन्वेक्स लेंस कोई थिक होता है, कोई थिन होता है। तो थिक थिन में क्या डिफरेंस है, तो फोकल लेंथ डिफरेंस है उसका, इमेज फॉर्मेशन डिस्टेंस डिफरेंस है। तो यहाँ भी आपका कितना ये स्फेरिकल है, तो उस तरह से कितना फोकल लेंथ है हमारे आइज का, वो है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए द ह्यूमन आइज लाइक, ओके यहाँ तक हो गया हमारा। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज्यादातर किससे पास होगा, एंटरिंग द अकर एट द सरफेस ऑफ कॉर्निया से पास होगा। क्रिस्टलिन लेंस में फाइनर एडजस्टमेंट फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, आप देखते हैं ना, आप किसी चीज को दूर के चीजों को देखते हो तो आपको आइज को मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन पास के चीजों को करते हो ना, तो ये आइज को मेहनत करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसको थिक बनाना पड़ता है, ठीक ना, थिक बनाना पड़ता है। तो ये स्ट्रेस उसका लेना पड़ता है उसको। ये क्या काम करता है, यहाँ पर देखिए आइरिस है ना, आइरिस ये यही काम करता है, उसको बढ़ाने घटाने का काम करता है स्फेरिकल को। जो आपको स्फेरिकल टाइप का दिखता है ना, तो कहीं पे थिन होगा कहीं पे थिक होगा, तो हमारे दूर के चीजों में थिन होता है, तो ये स्ट्रेस नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पे अगर पास के चीजों को रीड करते हो ना, तो ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है, ओके। 1 घंटे के बाद आपको, आधा घंटे के बाद आपका आंख में ये हो जाता है, मतलब एक कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो क्योंकि आप क्या, ये आइरिस जो है ना आपका, वो क्या करता है, उसको एक स्ट्रक्चर जो लेंस टाइप का है हमारा, उसको क्या करता है, थिक बनाता है, ठीक है ना, तो उसको जोर पड़ता है इसलिए। तो डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना, ओके। तो हम जानते हैं कोई कभी हम दूर की चीजों को देखते हैं, कभी नजदीक के चीजों को देखते हैं, लेकिन क्या कर होना है, हमारा रेटिना पे ही इमेज बनना है। तो इसीलिए अगर बताइए, यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है और एक ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कह दिया कि हम ये डिस्टेंस चेंज ही नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का और लेंस के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं करेंगे, लेकिन हमको एक और भी शर्त है कि हमें इमेज फॉर्मेशन यहीं पे होना चाहिए, ये डी डैश पे ही होना चाहिए। हम क्या करेंगे तब, हमें ये चेंज करना ही नहीं है, डिस्टेंस है, हमें ये चेंज करना ही नहीं है, डिस्टेंस है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना, कभी हम नजदीक के चीजों को देख रहे हैं तो कभी हम दूर के चीजों को देख रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है, आइज का भी हमारा क्या है, आइज का डिस्टेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस जो स्फेरिकल है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो वो तो कांस्टेंट है। लेकिन हम कभी दूर की चीजों को देख रहे हैं, कभी नजदीक को चीजों को देख रहे हैं, तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमको इमेज यहीं पे बनाना है, इमेज हमें यहीं पे बनाना है किसी हाल में। और ये ऑब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, डिस्टेंस को चेंज कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को चेंज करना है, लेकिन इमेज को डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि रेटिना जो रहता है वहां पे, तो आइज जो यहाँ से एंटर होगा और रेटिना रहेगा, तो ये हमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थिक थिन करना पड़ेगा, तभी ये इमेज किसी हाल में इसी फोकल लेंथ पे बनेगा, ठीक ना, इसी डिस्टेंस पे बनेगा। हमको ये थिन करेंगे, थिक करेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेरिएबल है डिस्टेंस, समझे ना। तो पास की चीजों को हमको क्या करना है, पास को चीजों को पढ़ना है, तो हमें जैसे पास को चीजों को पढ़ना है,
तो दूर के चीजों को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे दूर की चीज ऐसे रहता है, तो यहाँ पे उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूर के चीजें ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया और यहाँ पे ये फॉल हो गया, ठीक है। अब ये पास की चीजों को करना है, पास की चीजों को। तो यहाँ पे अब इसको इमेज तो यहीं पे बनाना है, ये यहीं पे फॉल होना चाहिए। तो ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर तो कांस्टेंट है इमेज बनाने का। तो हमें ये आइरिश का वर्क करना पड़ता है। इसको जो हमारा ये स्ट्रक्चर है उसको थिक थिन करने का, समझे ना। तो हमें नजदीक का चीज रहेगा तो हमको थिक बनाना जरूरी है, तभी जाके इमेज फॉर्मेशन ये फोकल लेंथ कम हो पाएगा। और दूर की चीज है तो थिन तो प्रॉपर है ही। तो यही सिकुड़ता है, तब ये होता है। आप कभी लाइट में जाते हो ना, अचानक से आप अंधेरे से लाइट में गए तो क्या हो जाता है, तो हमारा आंख चौधी आ जाता है। तो उसका मतलब क्या करना पड़ता है, तो थोड़ा सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है, क्योंकि हमें इन साइड में जो एंटरिंग करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम करना है, क्योंकि बहुत सारा इंटेंसिटी आ रहा है, तो बहुत कम करना है, तो सिकुड़ेगा। आज जब देखते होगे, जब अंधेरे में जाते हो तब क्या होता है, हमारा आईज और बड़ा थोड़ा हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये होल जो है ना, ये होल है प्यूपिल को बड़ा करना है। तो अंधेरे में जाओगे तो बड़ा करना है, ठीक है। और लाइट में जाओगे बहुत तो ये कंप्रेस मतलब लेस करना है प्यूपिल का होल साइज। तो इसको, ये आइरिस को मेहनत करना पड़ता है थिक थिन करने के लिए लेंस को, समझ गए। तो ये हमारा जब लाइट में हो, अंधेरे में हो, और दूर के चीजों को पढ़ना है, नजदीक के चीजों को पढ़ना है, तो इस तरह से हमें उसको, लेंस को जो हमारा लगा हुआ है उसको थिक थिन करना है, समझे ना। अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट है आइरिस डार्क कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइज ऑफ द प्यूपिल है। द प्यूपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट। तो इसका काम क्या है, इसको लाइट को कंट्रोल करना है प्यूपिल किसके थ्रू, आइरिस के थ्रू, ठीक है। वी फाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो कॉर्निया ये तो है ही है, अब आइरिस क्या है, इसके पीछे है। तो जो हम बाहर तक दिख रहा है तो वो तो कॉर्निया ही है। तो अंदर में जो आपको दिखता है, होल का छोड़ के जो पार्ट दिखता है ना, वो आइरिस है। तो वो आइरिस क्या करता है, वही कंप्रेस एक्सपेंड करेगा उसी को। ओके, कोरिया आइरिस इज द डार्क मस्कुलर, ओके, दैट इज कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो यही आप कभी लाइट में जाओगे, कभी अंधेरे में जाओगे तो आइरिस ही काम क्या करता है, उसको ये प्यूपिल का साइज को कम ज्यादा करेगा। Yeah, the pupil regulates. Okay. Entering the eye lens formed a inverted real image of the object. अब जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस से क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है। तो यहां से ये एंटर किया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, तो उससे क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना। एंटरिंग द आई लेंस फॉर्म द इन्वर्टेड रियल इमेज। ओके, ऑन द रेटिना, रेटिना पे ही इमेज बनना है। तो रेटिना, रेटिना किससे अटैच रहता है, मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो ये क्या करता है, सिग्नल दे देगा है किसको, ब्रेन को। ओके, द लाइट सेंसेशन सेल एक्टिवेटेड अब इल्यूमिनेटेड एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये पास कर देगा किसको, तो दिस सिग्नल आर सेंड टू ब्रेन वाया, ब्रेन को सिग्नल देता है कि यहाँ पे कोई दिख रहा, कुछ चीजें हमको दिख रहा है। तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है किसके थ्रू, तो ऑप्टिकल नर्वस के थ्रू, ठीक है। द ब्रेन इंटरेस्टेड विद द सिग्नल, ब्रेन क्या करेगा, उसको कैच करेगा सिग्नल को, एंड फाइनली इंफॉर्मेशन शो द ऑब्जेक्ट। तो हमको फाइनली हमको दिखेगा वो चीजें, समझ गए। अच्छा, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। द आई लेंस इज कंपोज्ड फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इट्स द कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको क्या करना है, उसको तो क्या करना है, कंप्रेस करना है, एक्सटेंड करना है, समझे ना। कभी हमको पास की चीजों को दिखना है, कभी दूर की चीजों को दिखना है। modify some external ciliary muscles. Okay, this change in the curvature of the eye lens can change the focal length. ठीक है, नजदीक की चीजें देखना है, दूर की चीजों को देखना है, उसके लिए हमको उस तरह करना है। ये लेंस को, है ना, थिक हो जाएगा, तक थिन होगा, तो उस तरह का हमको बैलेंस करना है, ठीक है ना।
आइरिस का काम है वो। लेंस बिकम द थिन, थस फोकल लेंथ इंक्रीज। अगर थिन होगा तो देखिए यहाँ पे, अगर ये थिन हो गया तो यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ये काफी दूर में जाकर फैलेगा ना, ये काफी जाके दूर में गिरेगा ये, तो ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। अगर थिक रहेगा, ऐसे थिक रहेगा लेंस, तो क्या होगा, ये यहाँ पे बहुत टेढ़ा है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बहुत लेस हो जाएगा, ठीक ना। This enable to see distance object clearly. Okay. Then when we see the looking at the object closer to the eye, okay, the ciliary muscle contract. तो उसको क्या करना है, ऐसे हो जाता है ना, जो नजदीक की चीजों को हमको देखना है तो ये ऐसे हो जाएगा, थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा मतलब कंट्रैक्ट टाइप हो जाएगा, कंप्रेशन टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रैक्ट, एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, कंट्रैक्ट। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, दिस आई लेंस देन बिकम थिकर। ओके, तो ऐसे है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज है, दिस इनेबल टू द सी। द एबिलिटी ऑफ द एडजस्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड accommodation. However, the focal length of the eye cannot be the decrease below the certain minimum limit. हाँ, एक लिमिट है वो उसके उस पर, ठीक है ना। हम ज्यादा चीजों को, नजदीक के चीजों को भी नहीं देख पाएंगे। फील द स्ट्रेन आई, ओके, यू सी द इमेज बीइंग ब्लड स्ट्रेन इन द आई, ठीक है ना। तो आईज को ये वर्क करना पड़ता है यहाँ पे, आइरिस को उसको कंट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारा दिस ऑब्जेक्ट द कंफर्टेबली डिस्टिंक्ट, हम आसानी से कितने डिस्टेंस की चीजों को देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। हम 25 सेंटीमीटर यहाँ पर रखिएगा ना, तो उसको कंफर्टेबली हम देख सकते हैं। उसके नजदीक में लाइएगा तो नहीं हो पाएगा। द मिनिमम डिस्टेंस एट द व्हेन ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी मोस्ट, ओके, विदाउट द स्ट्रेन, ठीक। ज्यादा उससे भी नजदीक में लाइएगा तो बहुत ये करना पड़ेगा, कंट्रैक्ट है तो क्लियर दिखेगा भी नहीं। आपको नॉर्मली एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, यंग अडल्ट नॉर्मल द विजन, तो यही सब चीजें है। ओके, नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ओके, देन आप जानते हैं किसी किसी व्यक्ति को मतलब दूर की चीजों को नहीं दिखता है, किसी किसी व्यक्ति को नजदीक की चीजें नहीं दिखता है, किसी हम ओल्ड एज में पीपल को हम लोग देखते हैं कि उनको नजदीक का भी क्लियर नहीं दिखता है और दूर की चीजों को भी क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है, ठीक ना, ये वो रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, रेटिना पे नहीं बनता है इसलिए, ठीक है। तो डिफेक्ट ऑफ द देयर करेक्शन है, समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लॉस द पावर ऑफ द अकोमोडेशन। ओके, सच द कंडीशन दिस पर्सन कैनॉट टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, तो क्लियरली नहीं देख पाते, ब्लर टाइप का दिखेगा, कभी नजदीक की चीजों कभी दूर की चीजों को। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये मायोपिया है, तो ठीक है। 3 कॉमन रिफ्रैक्शन डिफेक्ट है ऑफ विजन, तो आपको किसी को नजदीक की चीजें नहीं दिखेगा, तो किसी के दूर की चीजें को नहीं दिखेगा, और किसी को ओल्ड एज में ज्यादा देखा जाता है कि दूर के नजदीक की चीजों बहुत नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो मायोपिया, मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो मायोपिया में क्या होगा, ओके, नजदीक की चीजें देख पाएंगे लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाएंगे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, नजदीक की चीजें नहीं देख पाएंगे लेकिन दूर की चीजें देखेंगे। मतलब स्टूडेंट जो लगाते हैं ना चश्मे, तो उनका हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा रहता है। ओके, उनका प्रॉब्लम क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया का, क्योंकि पढ़ने के टाइम में उनको नजदीक की चीजें नहीं दिखेगा लेकिन दूर की चीजें देख लेंगे, तो वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। अच्छा, दोनों में जो प्रॉब्लम हो गया प्रेसबायोपिया, ये ओल्ड एज में होता है ज्यादातर, तो मतलब नजदीक की चीजें भी नहीं दिखेगा, देखना अच्छा लगे, ब्लड टाइप का दिखेगा, दूर की चीजें भी ब्लड टाइप दिखेगा, समझे। इसको अब सही करने के लिए हम कौन कौन सा लेंस का यूज करेंगे ये भी हमें देखना है, समझे। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मायोपिया, मायोपिया में क्या है, मायोपिया में याद रखिए क्या प्रॉब्लम होता है, तो नजदीक की चीजें देख लेंगे लेकिन दूर के चीजें दिखाई नहीं देगा। मायोपिया इज नोन एज द नियर साइडनेस है। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन, ओके, मायोपिया कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट, तो नजदीक के चीजें देख लेंगे, इट्स क्लियरली है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो दूर की चीजें साफ नहीं दिखेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है इनका,
जो इमेज आता है, इंसिडेंट रे आता है, तो पहले ही रेटिना के पहले ही वो फॉल हो जाता है, ठीक है यहाँ पे। किसी तरह हमको रेटिना पे गिराना है। अब रेटिना पे गिराना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? तो कुछ तो हमको जो इंसिडेंट रे आ रहा है तो थोड़ा सा हमको उसको क्या करना है, थोड़ा सा एंगल बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा दूर हो जाए और जाकर फाइनली वहां पे गिर जाए रेटिना पे। आप समझ रहे हैं? तो मायोपिया में क्या होता है, नजदीक की चीजें दिखेगा लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेगा। और ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट है ना, वो रेटिना के पहले ही फॉल हो जा रहा है। ओके, रेटिना का पहले ही फॉल हो जा रहा है, इसीलिए वो नहीं दिख रहा है। समझे ना? तो उसी तरह इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो इंसिडेंट रे है ऐसा चीज करें कि थोड़ा सा क्या हो जाए, वो थोड़ा सा और थोड़ा मतलब ये थोड़ा काफी डिस्टेंस पे पैरेलल टू ईच अदर हो जाए, ठीक है ना? तो इस तरह, तो वैसा हमको क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले गिर रहा है तो हमको किसी तरह यहाँ पे रेटिना पे फॉल कराना है। रेटिना पर फॉल कराना है, थोड़ा इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो हमको उसका काम क्या है, तो कॉनकेव लेंस लगाते हैं, इसीलिए। समझे ना? अंडरस्टूड? दूर की चीजों क्यों नहीं दिख रहा है, तो हमें ये हमारा जो आई बॉल है उसका शेप में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए नजदीक की चीजें दिख रहा है, दूर की चीजें उस तरह का फोकल लेंथ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें देखिए, फिगर नॉट द रेटिना इटसेल्फ है, द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द इसका कर्वेचर। कर्वेचर जो हमारा था, इसका कर्वेचर ऑफ आई लेंस है ना, जो हमारा नेचुरल है उसमें चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, तो क्या हो जाएगा, ये थिन ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना? थिन होगा, तो इसलिए दिस द करेक्ट यूजिंग द कनकेव लेंस। तो हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं इसके लिए। तो आप मायोपिया पर्सन को देखिएगा ना, तो उनका पावर लेंस होता है क्या, तो कनकेव यूज हो रहा है। तो कनकेव मतलब क्या होता है, पावर -1 -2 माइनस में होता है, तो -0.5 -1 -2 डायोप्टर डायोप्टर डायोप्टर, तो ये सब चीजें मिलेगा आपको देखने के लिए मायोपिया वाले पर्सन को। समझे ना? अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में ये स्टूडेंट को आप देखते होंगे ना, तो ये स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना? स्टूडेंट आप देखते हैं चश्मे जो लगाते हैं, तो उनको हाइपरमेट्रोपिया का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना? 99% है। तो हाइपरमेट्रोपिया एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है ना? पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। तो पढ़ने में प्रॉब्लम होता है मतलब क्या, नजदीक की चीजें सही से नहीं दिख रहा है, उनको दूर की चीजें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? हाइपरमेट्रोपिया इज द फार साइड है। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो देख पाएंगे क्लियरली, बट कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन नजदीक की चीजें नहीं देख पाते हैं, मतलब ब्लर टाइप का नजदीक की चीजें दिखेगा, द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन। ओके, ये सब चीजें, इनको करेक्ट करने के लिए क्या होगा, ये क्या हो जाता है एक्चुअल, ये उनका रेटिना के बिहाइंड इमेज फॉर्मेशन होता है। अब हमको किसी तरह इसको करके क्या करना है, रेटिना पर गिराना है, तो हमको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, ठीक है ना? तो इसको डिफेक्ट क्या है, अराइज द एंटर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है इज टू लॉन्ग है, देखिए ना, ये फॉल होता है मतलब बिहाइंड। ओके, तो इसको हमको नजदीक में गिराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, यूजिंग कन्वेक्स लेंस। अंडरस्टूड? अच्छा, थर्ड देखिए, ये ज्यादा ओल्ड एज पीपल में होता है, दोनों प्रॉब्लम होता है, नजदीक की चीजें भी नहीं देख पाएंगे क्लियरली और दूर की चीजें भी नहीं देख पाएंगे, ठीक ना? तो ओल्ड एज पीपल में ज्यादातर देखा गया है ये। तो पावर ऑफ द, तो अब इसमें क्या करना है, उनके चश्मे के क्या करना है, कॉन्वेक्स भी लगाना है, कॉनकेव भी लगाना है, ठीक है ना? तो स्टूडेंट में क्या लगेगा, +1 डायोप्टर +0.5 डायोप्टर +2 डायोप्टर स्टूडेंट में, क्योंकि नजदीक की चीजें नहीं दिख रहा है, नजदीक की चीजें नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में लगाना है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, प्लस में होता है, और कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है, माइनस में होता है। ओके, प्रेसबायोपिया में मतलब ओल्ड एज पीपल का है, ज्यादातर प्रॉब्लम देखा गया है ऐसा। द पावर ऑफ द, तो ये मोस्ट ऑफ द पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूस, फाइंड द डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली डिस्टेंस। ओके, तो दोनों प्रॉब्लम को
हो जाता है, ठीक है ना। डिक्रीज द विथ द most people the near point gradually recedes away, they find it difficult to see nearby object comfortably distant without a correction eye glasses, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। आई का पावर क्या होता है, तो आई का हमारा पावर ये होता है कि ये एडजस्टेबल हो जाता है, इसका फोकल लेंथ, नजदीक के चीजों को हमको देखना है, दूर के चीजों को देखना है, तो हम लोग हमारा आइज का कैपेसिटी है उस तरह से एडजस्ट कर हो जाना और इसको रिफ्रैक्शन रे को रेटिना पे फॉल कराना, समझे, ये कैपेसिटी। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पर्सन मायोपिया आई, मायोपिया प्रॉब्लम है तो क्या उसको प्रॉपर कैनट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। हाँ, तो मायोपिया में क्या होता है, नजदीक के चीजें तो देख पाते हैं लेकिन काफी दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, ठीक ना, यही मायोपिया में प्रॉब्लम होता है। तो करेक्शन के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, तो कॉनकेव लेंस, आपको हमने बताया था कि मायोपिया में करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट में, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट द ह्यूमन आईज विथ नॉर्मल, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए क्या कैपेसिटी है, तो फार पॉइंट हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक, ओके नॉर्मल, एंड हमारा नियर कम से कम मिनिमम 25 सेंटीमीटर मिनिमम, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट, इससे कम में हम नहीं देख सकते हैं, ठीक ना, कम से कम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फार पॉइंट क्या हम इन्फिनिटी तक कैपेसिटी है हमारा आइज का देखने का। अच्छा नेक्स्ट, a student has a difficult reading to blackboard while sitting the last bench, लास्ट बेंच मतलब क्या, वो काफी दूर बैठा है, काफी दूर बैठा है तो देख नहीं पा रहा है, तो देख नहीं पा रहा है उसको प्रॉब्लम क्या है, मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया, बताइए बताइए, मायोपिया का प्रॉब्लम है, तभी दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है, उसको करेक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, ये पर्सन किससे है, मायोपिया का प्रॉब्लम है, मायोपिया के करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, तो ये हमारा आंसर है, समझ गए। अच्छा चलिए आप देखिए, ये बहुत अच्छी चीजें दे रखा है, ठीक ना, ये हम सभी को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। आपको मालूम है, ठीक ना, कि बहुत सारे ऐसे करोड़ों पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं जिन जो अपने इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी दुनिया को नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, तो उन और ये भी आपको मालूम है कि मरने के बाद 3-4 घंटे तक हमारा आइज काम करता है, 3-4 घंटे के अंदर आप निकाल लेंगे, किसी में लगा देंगे तो काम करेगा, ठीक है ना, वो सक्सेस है। तो ऐसे लोगों को डोनेट करना चाहिए जो नहीं देख पाते हैं, यही चीजें इसमें लिखी है, बहुत अच्छी बात भी है ये, समझे। तो यू टॉक वंडर, आप सोचिए जरा, जो तो देख पाते हैं तो उनको पता है कि डे हो रहा है, नाइट हो रहा है, कितनी खूबसूरत ये मतलब हमारा कितनी खूबसूरत वादियां हैं, ये सब चीजें हैं, ओके। तो इनको जिनके पास आंख नहीं है तो उनको तो ये सब मालूम चलेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो चलिए देखिए, यही सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो जैसे गर्मी है, ठंडी है, तो ये तो ऐसे महसूस कर लेंगे, लेकिन कितनी डे है कि नाइट है, तो ये सब हमें महसूस नहीं करना है, ये सब देखना है। तो डू यू नो दैट आवर आइज कैन लाइव इवन आफ्टर आवर डेथ, आपको मालूम है कि हमारे डेथ के बाद भी हमारा आइज वर्क करता है, हमारा आंखें वर्क करता है, ठीक है ना, वो कुछ समय आवर्स के लिए रहता है। वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ लाइफ, ओके, by donating our eyes we can light the life of blind person। हमें मालूम है कि डेथ के बाद भी कुछ घंटे तक हमारा आइज वर्क करता है, आंखें काम करता है, ठीक ना, और इस आइज को आप डोनेट कर देंगे तो किसी के अंधेरे जिंदगी में क्या आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी, है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। अबाउट 35 मिलियन पीपल, अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, 35 मिलियन पीपल
3.5 करोड़, लगभग 3.5 करोड़ पर्सन है जो ये ब्लाइंड है, वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से 45 लाख पर्सन किस बीमारी से जूझ रहे हैं? कोर्निया के, कोर्निया जो हमने बताया था ना कि ऊपरी जो परत है कोर्निया ही है जो हमको ये बल्जी टाइप का दिख रहा है। ऊपर जो टच करेंगे ना, टच करेंगे तो कोर्निया ही है, तो थोड़ा ये बल्जी टाइप का है। तो 45 लाख पीपल कोर्निया के ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मतलब ये नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, ये बल्जी टाइप का जो आपको दिखता है, ठीक है। 45 लाख, ओके। 3.5 करोड़ पीपल क्या है? ब्लाइंड है। उसमें से 45 लाख पीपल कोर्निया प्रॉब्लम से जूझते हैं, समझे? कोर्नियल है ट्रांसफर, इसको हम डोनेट करके उनकी जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। आउट ऑफ दिस पीपल 45 मिलियन, ओके, 45 लाख पीपल में 60% क्या है? 60% उसमें से चिल्ड्रेन है जो लेस देन 12 ईयर्स का है, समझे ना। इसमें से 60% पीपल क्या है? चिल्ड्रेन है उसमें, वो जो कि उनकी उम्र क्या है? लेस देन 12 ईयर्स है। इफ वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ विजन, अगर हमें भगवान ने ऊपर वाले ने, खुदा ने हमें अच्छा मतलब आंखें दिए हैं, तो क्यों नहीं हम दे सकते किसी को? देना चाहिए, अच्छी बात है, ये देना भी चाहिए। ये काइंड पर्सन होना बहुत जरूरी है, ओके। किसी का काम में आ जाएगा। व्हेन आई हैव टू बी डोनेटेड, ओके। तो आई जो आंखें है, कौन पर्सन डोनेट कर सकते हैं? तो आई डोनर कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स, किसी भी ग्रुप, ब्लड ग्रुप से रहे, कोई भी मेल रहे फीमेल रहे, तो वो कोई भी डोनेट कर सकता है। पीपुल हु यूज, कोई चश्मा यूज कर रहा है तो वो भी डोनेट कर सकता है। द ऑपरेटर फॉर, अगर किसी को ये बीमारी है, ये सब है, वो भी डोनेट कर सकता है, ओके। डोनेट द आईज, पीपल हु आर द डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे हाइपरटेंशन पेशेंट हो, चाहे अस्थमा पेशेंट हो, ये सब भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब भी क्या डोनेट कर सकते हैं, समझे? अच्छा, अब ये देखिए कि कब तक हमारा आईज प्रॉपर वर्क करता है और कौन से पर्सन डोनेट नहीं कर सकते हैं। द आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर डेथ। तो जैसे डेथ हुआ किसी का, तो उसके 4 से 6 घंटे के अंदर आईज को निकाल लिया जाए, तो वो ठीक है ना, कामयाब रहेगा। नियरेस्ट, और ये हमारा कहाँ है? हर आपको नजदीक में नियरेस्ट आई बैंक बनाया रहता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट। तो इमीडिएटली आप संपर्क करेंगे तो ये सक्सेस हो सकता है, किसी की जिंदगी में रोशनी आ सकता है। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आई एट द होम। तो कहीं भी ये आई बैंक जो टीम रहते हैं, सदस्य रहते हैं, वो कहीं भी आपके घर पे आके भी वो आईज को निकाल सकते हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई रिमूवल टेक्स ओनली 10-15 मिनट, ओनली 10-15 मिनट में ही ये काम हो सकता है, ऑपरेशन। इट इज अ सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू, कोई इसमें सब ये सेफ्टी है। पर्सन हु वेयर इन्फेक्टेड विथ द डाइट बिकॉज एड्स, हाँ, कौन से पर्सन आइज डोनेट नहीं कर सकते हैं? जिस पर्सन का एड्स हो, ठीक ना, या हेपेटाइटिस हो, या रेबिस हो, कुत्ते उते ये काट लो के लिए हो, तो वो ये लोग ये सब चीजें, कलरा हो, ये सब पर्सन डोनेट नहीं कर सकते आइज को। बस यही चीजें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म आप जानते हैं, प्रिज्म कैसा रहता है? इस तरह से रहता है। मैं आपको डायग्राम से दिखा सकता हूं, यही एक प्रिज्म है ये, ठीक ना। ये प्रिज्म एंगल बोलते हैं, ए जो दिखाते हैं। तो इधर से इंसिडेंट रे आएगा, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे इधर से आएगा, आफ्टर नॉर्मल ये एयर से डेंसर में जाएगा, तो टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ेगा, और ये यहाँ पे फिर इसका नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द, ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे कहलाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। तो यही सब चीजें हैं। वी हैव लर्नड हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू अ
रेक्टेंगुलर ग्लास, तो ये ग्लास है ये, तो इससे भी इंसिडेंट रे आएगा और रिफ्लेक्टेड रे इधर पास हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एज अ ग्लास स्लैब। द इमरजेंट रे मीन्स क्या होता है, ये जो बाहर निकल रहा है ना जो ग्लास है, यही इमरजेंट रे है, यही इमरजेंट रे है। ओके, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। Parallel to the refracted glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. Parallel to the incident ray. Okay. However, it is slightly displaced laterally after refracted through a transparent prism से, अगर ये प्रिज्म से पास कराएंगे ना, आप देखिएगा अगर प्रिज्म से इंसिडेंट रे पास कराएंगे ना तो वो कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, ये इस तरह से हो जाएगा। दिस सरफेस बिकॉज ये एंगल पे बना हुआ रहता है, प्रिज्म आप देखे होंगे ना, प्रिज्म ऐसे रहता है, समझे। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लें। हाँ, यही है क्या, प्रिज्म। अब इसमें देखिए कैसे होता है। ओके, ये यहां से इंसिडेंट रे जा रहा है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक ना। आप जानते हैं सरफेस के नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये सरफेस से 90 डिग्री जो होता है वो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल है, ये सरफेस का 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये पी क्यू लाइन से क्या है, इंसिडेंट रे है। देखिए पी और ई लाइन क्या है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। ये क्या हो गया, अब अगर यहां से नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इधर का नॉर्मल ये है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसमें गया तो ये क्या हो गया, ये ई से एफ जा रहा है, वो रिफ्रेक्टेड रहे, तो रिफ्रेक्टेड अदर मीडियम में जा रहा है ना, ग्लास में जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रहे। फिर बाहर निकलेगा F2S, वो क्या है, इमरजेंट रे, तो गया जो अंदर इंसिडेंट रे, इनसाइड में रिफ्लेक्टेड रे, बाहर निकल गया ग्लास से और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक ना। ये अच्छा, ये क्या है, डेल्टा ए, ये डेल्टा ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। दिस ये नॉर्मल से और ये एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट है उसको आई से डिनोट करेंगे तो उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और इन साइड में जो नॉर्मल से और ये जो रिफ्लेक्टेड है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। जो बाहर निकल गया नॉर्मल से उसको एंगल ऑफ इमरजेंट बोलेंगे। और डेल्टा डी मीन्स ये इसका इंसिडेंट रे और इसका इमरजेंट रे दोनों मिला दीजिए, वो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे उसको। समझ गए, समझ गए बच्चों। अच्छा, अब इसमें देखिए डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। आप देखते होंगे अगर हम व्हाइट लाइट पास कराए किसी प्रिज्म से, तो आफ्टर पासिंग आप देखेंगे ना उधर जो इमरजेंट रे होगा ना, तो एक कैसा शो करेगा, एकदम स्पेक्ट्रम के जैसा शो करेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब शो करेगा 7 कलर। आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं एक प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को पास कराएं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो उधर इमरजेंट रे बनेगा तो एक स्पेक्ट्रम शो करेगा, VIBGYOR, ये सभी 7 कलर शो करेंगे, है ना। तो यही सब लिखा है, यू मस्ट हैव सीन द पेरेंटेड द कलर्स इन अ रेनबो। तो आप ये भी जानते हैं जब आफ्टर सन मीन्स रेनिंग होता है, सिर्फ सन आता है, फिर सन की रोशनी आता है, तो आप देखते होंगे ना रेनबो शोइंग करता है वहां पे, तो उसका कारण क्या है, ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर ड्रॉप, तो वही उससे जो लाइट है उसको टकराता है, तो उसके बाद टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो शो करता है, तो जैसे प्रिज्म में है उस तरह से। हाउ कुड द व्हाइट लाइट द सन गिव द वेरियस कलर ऑफ द रेनबो, ओके, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडिएशन, ये बिफोर द टेक ओवर द क्वेश्चन। देन ये देखिए प्रिज्म का पहले आप देख लीजिए तो अब आपको वो समझ में आएगा, ठीक ना। अब ये देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है, तब ये जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है ये, ठीक है ना, ग्लास प्रिज्म है, और ये व्हाइट लाइट पास कराएंगे ना प्रिज्म से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसा शो करेगा, 7 कलर शो करेगा, VIBGYOR, तो रेड, ये वायलेट और बीच में सभी कलर हैं, समझे ना, ऐसा शो करेगा। ये सब प्रैक्टिकल है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं।
The prism has the probably split the incident white light into a band of the color, ठीक है ना, into band of the color that appear at the two ends of the color band. Okay, what is the sequence of the color use a screen? That's depends on the wavelength frequency. तो आप जानते हैं wavelength सबसे ज्यादा रेड का होता है, ओके अब वायलेट कलर का सबसे कम होता है वेवलेंथ, तो इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन रेड का कम होगा, वायलेट का ज्यादा होता है। द वेरियस कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब है, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। एच VIBGYOR बोलते हैं हम लोग, VIBGYOR like this. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. While will help the remember the sequence of the color. इसको याद रखना है। The band of the color component of the light beam is called spectrum. जो ये कलर शो कर रहा है इस तरह से, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। You might not be able to the see all the color separately. आप ये जरूरी आप देख नहीं सकते सेपरेट कलर, ओके। You something makes each color distinct from the other. The splitting light into the component color is called dispersion. Okay, वो कुछ डेविएट हो जाएगा उस तरह से। अच्छा, 7 color component by a prism. Get this color different color light bent through the different angle. Okay, the red light bends the least, white light most. तो आप देख ही रहे हैं इसका रेड का कम होगा यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन, ये वायलेट कलर का ज्यादा है, तो यहाँ से डी हमने देखा था ना एंगल ऑफ डेविएशन, ओके डिफरेंट। यही सब चीजें हैं, बहुत आसान है। अच्छा, अगर ये देखिए इसका भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। एक प्रिज्म रखिए, तो व्हाइट लाइट पास करिए, तो आफ्टर ये प्रिज्म का पास करने के बाद क्या करेगा? स्पेक्ट्रम शो करने लगा ऐसा, VIBGY। और अगेन क्या करिए, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म डाउन साइड रखिए और इस तरह रखिए, तो फिर क्या बनेगा? ये व्हाइट लाइट फिर हमें वापस मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ये तो बहुत आसान सा है। तो Isaac Newton first uses glass prism of 10 the spectrum sunlight. He tried to split the color of the spectrum white light further using the another similar prism, could not get more color if he second जो prism है inverted position, उल्टा रखे with respect to the first prism, with respect to first prism। आप देखे थे एक फर्स्ट ऐसा था तो सेकंड ऐसा था। Spectrum passed through the second prism, he found beam white light emergent। अगेन क्या मिल गया हमको? व्हाइट लाइट मिल गया, आपने देखा था इसमें, समझे ना? अच्छा, अब ये देखते हैं, a rainbow is the natural spectrum appearing in the sky after a rain shower। after rain के बाद आप देखे होंगे रेनबो फॉर्म होता है। it caused the dispersion of the sunlight, dispersion of sunlight angle, that is a refractive index। tiny water droplet, जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं ना, ये देखिए ऐसे वाटर ड्रॉपलेट होता है ना, तो सनलाइट आएगा, इसका अपोजिट में ये बनाएगा रेनबो, ठीक ना। तो यहाँ से आता है इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना। यहाँ पे एयर रहेगा, यहाँ पर डेंसर रहेगा, वाटर साइड में डेंसर होगा ना, तो उसका सरफेस टकराएगा फिर वापस आ जाएगा, इस तरह से ऐसे। द वाटर ड्रॉपलेट आर लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। ये वाटर ड्रॉप कैसा काम करेगा? एक प्रिज्म के जैसा ही काम करता है। They refracted and disperse in the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract. Again, it comes to out the raindrop. Okay, dispersion, light, internal reflection, different color which the observing eye। यहाँ पे आईज है तो ये डिफरेंट हम कलर देखते हैं इसको, ठीक है ना, सनी डे। तो ये सब चीजें बहुत आसान सा है, अंडरस्टूड। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तो हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर कभी ये रेयरर है, कहीं डेंसर है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। समझ रहे हैं ना? तो ये इसी तरह हमको देखना है कि जैसे सनलाइट से जो लाइट रे आता है, तो हमें कभी क्या दिखता है? ये स्टार ट्विंकल होता है, ऐसे हमको दिखता है। तो ऐसे क्यों, कैसे? द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, यू माइट ऑब्जर्व द अपरेंट रैंडम वेवरिंग फ्लिकरिंग। ओके, ये ट्विंकलिंग होता है ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम हॉट एयर। हम जानते हैं कि अर्थ से जो नजदीक में ना, जैसे ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है ना, ये क्या है? अर्थ है, और यहां से ये लाइट आ रहा है, और ये लाइट आएगा तो हम जानते हैं कि ये यहाँ पे अर्थ से नजदीक में ज्यादा रेयरर होता है। तो ये कहां से आ रहा है? लाइट डेंसर टू रेयरर आ रहा है। डेंसर टू रेयरर आएगा ना, तो ये जाना था ऐसे, ये आएगा ऐसे,
ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे मुड़ जाएगा ये। तो इसी तरह, और ये जहां पे इसका पोजीशन, यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन हमें दिखता है कि ये यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये रियल पोजीशन है इसका, और हमें लगेगा कि नहीं, ये हमारा स्टार कहाँ पे है एक्चुअल में, यहाँ पे है। अपेरेंट ऐसा हमें महसूस होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये स्टार एक्चुअल में क्या है, ये है, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो ये कैसे ऐसे टेढ़ा कैसे बना है ये, क्योंकि ये आ कहां से रहा है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर पार्टिकल टू रेयरर पार्टिकल। तो ये टूवर्ड द नॉर्मल ये होता है, तो ये बेंड होते जाता है। तो इसी तरह इसको बच्चे को महसूस क्या होगा कि ये आ रहा है वहां से, ऐसा लगेगा कि महसूस होगा कि यहाँ पे स्टार का लोकेशन है, लेकिन रियल में लोकेशन यहाँ पे है, समझे ना। क्योंकि ये हमारा डेंसर टू रेयरर आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, इसलिए डाउन साइड आएंगे ना, तो आपका रेयरर में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, समझे ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए डेंसर टू रेयरर आता है। द ऑब्जेक्ट थ्रू द टर्बुलेंट स्ट्रीम हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर रेडिएटर, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम हॉटर देन एयर फर्दर। ओके, अब आउटर एयर इज लाइटर है, हम जानते हैं कि हॉट एयर क्या होता है, लाइट होता है, लाइट मतलब रेयरर टाइप का होता है, लेस डेंसर है। देन कूलर एयर भी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस, कोल्ड जो हो आता है उस तरफ का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका ज्यादा होगा इधर अर्थ के नजदीक में। तो मीडियम आर नट, हम जानते हैं कि क्या होता है असल में, अर्थ तो मूव करता है ना, तो ऑब्जेक्ट्स इन नॉट स्टेशनरी। ओके, तो ए मीडियम रिफ्रैक्टिव और नॉट स्टेशनरी, तो अर्थ तो मूव कर रहा है। अब ये देखिए ट्विंकलिंग स्टार कैसे है, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेट the starlight, the entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth। जब स्टार है तो स्टार तो काफी दूर है, जैसे उसका लाइट एंटरिंग करता है अर्थ में, ठीक है ना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक starlight, the starlight on entering the earth atmosphere undergo refraction continuously because it reaches the earth। तो जैसे वैक्यूम में तो है तो स्ट्रेट चलेगा, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है स्टारलाइट, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो बेंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ओके, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है। ओके, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे स्टार है, लेकिन असल में उस वहां पे स्टार है, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। अच्छा, हमें ये देखिए, हमें सनलाइट लगता है कि हमें करीब करीब कितने देर पहले, 2 मिनट पहले हमें देखने को यहाँ पे सनराइज हो जाता है। असल में जब 6 बजे होना चाहिए, लेकिन हमको दिखाई देता है 5:58 में, तो 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे है, पर्सन यहाँ पे है, इसका आईज यहाँ पे देख रहा है, लेकिन ये असल में अर्थ सन कहाँ है, यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, स्ट्रेटली नहीं जाएगा, ये बेंड होते हुए जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जा रहा है उधर डेंसर टू रेयरर में जा रहा है, तो ये बेंड होना शुरू हो जाएगा। अब ये बच्चे को देखेगा कि अरे ये तो हमारा सनलाइट आ गया, तो ये असल में यहाँ पे है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये बिलो है इसके, लेकिन इसको प्रतीत होगा कि यहाँ पे सन है, तो लगेगा कि सूर्योदय हो गया। तो 2 मिनट पहले, दो असल में ये यहीं पे है, लगेगा कि यहाँ पे है, तो सूर्योदय हो गया, ऐसा महसूस होता है। अच्छा, 2 मिनट बाद भी यही कहानी फिर चलेगा, ये जैसे उधर वहां पे इधर रहेगा, वैसे रहेगा, तो वो दिखाई देगा कि उधर है। ओके, तो 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक ये हमें सनराइज और सनसेट, द सन इज विजिबल अस टू अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ठीक है ना, बिफोर 2 मिनट पर, 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट ऑल्सो, बाद में भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अंडरस्टूड, ये चीज है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट ऑब्जेक्ट अराउंड द गिव्स थ्रू द सेवरल फेनोमेना इन नेचुरल द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, हमें ब्लू कलर स्काई क्यों दिखाई देता है, ठीक ना। जो जैसे फ्लाइट से बहुत ऊपर से आप जाकर देखेंगे तो लगेगा ब्लैक है, जहां पे अर्थ एटमॉस्फेयर ना रहे ना तो वहां से दिखाई देगा आपको ब्लैक है। आज अर्थ एटमॉस्फेयर से आप देखेंगे तो ब्लू दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि जो रेडिएशन आता है ना तो हम जानते हैं 7 कलर है, तो रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो उसको जल्दी से इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन ब्लू कलर का इंटरसेप्ट कर लेता है। इसीलिए सी जो है ना, सी समुद्र होता है, वो भी आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, कि जैसे ये सी है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये सी है, ओके, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, अब ये यहाँ पे बहुत सारे कलर है तो सारे कलर ये इंटरसेप्ट कर लेगा और ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक ना। तो ज्यादा वेवलेंथ के चीजों को होल्ड होल्ड कर लेता है, और ये स्कैटरिंग किसका कर देता है, ब्लू कलर का, इसीलिए आपको ये सी दिखाई देगा ब्लू कलर। उसी तरह स्काई का है, ठीक ना। सी ओके, द सन एट राइज एंड सनसेट, सनसेट सनराइज टाइम में भी हमको ब्लू दिखाई देता है। सम ऑफ द वंडरफुल फेनोमेना आर फेमिलियर इन द प्रीवियस यू लर्नड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट पार्टिकल पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू बिकम विजिबल। ओके, यहाँ पे लिखा है द अर्थ एटमॉस्फेयर द heterogeneous mixture of the particles. These particles include a smoke, okay, tiny water droplets, suspended particle, dust and molecules, air, ये सब है हमारे एटमॉस्फेयर में। When a beam of light strike the such a fine particle, the path of the beam becomes visible. The light reaches us being reflected, diffuse the particle. Okay, यहाँ पे देखिए इसको, air fine particle the atmosphere have size smaller than the wavelength visible light. This more effective in the scattering light shorter wavelength at the blue end than light the longer wavelength and red. समझे ना, तो रेड कलर को होल्ड नहीं कर पाता है, ब्लू कलर को होल्ड कर लेता है, ठीक ना, रेड कलर को, अब ब्लू कलर को क्या कर देता है, स्केटर कर देता है, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है।